गुड इवनिंग बच्चों। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो था वो वाला, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो उस दिन पढ़ाए हुए थे वो दोनों वीडियो मर्ज करके आपको दे दी जाएगी, जिससे आपका एक ही क्लास में पूरा का पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिएगा उसके आगे का हम देखते हैं कि जहां तक हम पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। देखिए, वन हु abandons his religious faith is an, ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने धार्मिक जो है विश्वास को छोड़ता है, कि मान लीजिए वो पहले मुस्लिम था या हिंदू था या सिख था ईसाई था कुछ भी था, वो छोड़ दिया अपने धर्म को, मतलब मान रहा कि यार चलो हमको ये धर्म वो हमसे लेना देना नहीं है, हम छोड़ के जो है इसको आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं एपोस्टेट। क्या कहते हैं? एपोस्टेट। ठीक है, एपोस्टेट होता है, धर्म त्यागी बोल सकते हो आप, लेकिन आप इंग्लिश में ही उसको रटो, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। और एक्सप्लेन तो ये कर ही रहा है कि वन हु अबंडन्स रिलीजियस फेथ इज एन एपोस्टेट। ठीक है, जो अपना जो है रिलीजियस फेथ को, अपने धार्मिक जो है विचारों को छोड़ रहा है, धार्मिक विश्वास को, दैट इज पर्सन एपोस्टेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीजें जो कभी भी सुधार उसमें नहीं हो सकता है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज जिसमें सुधार की गुंजाइश ही ना हो, सुधार हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब होता है बच्चों सुधार योग्य, और इनकॉरिजिबल अगर उसमें इन लगा दोगे तो ऐसी चीज हो जाएगी जो असौधार्य हो। क्या हो? अशोधार्य, जिसमें सुधार का कोई नामो निशान ना हो। अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गवर्नमेंट बाय द पर्सन, कोई एक व्यक्ति है उसके द्वारा अगर पूरी की पूरी गवर्नमेंट संभाली जाए, पूरा वही शासन प्रशासन देखे, तो ऐसे प्रशासन प्रणाली को ऑटोक्रेसी कहते हैं। निरंकुश शाही, निरंकुश व्यक्ति रहता है तो निरंकुशता से शासन करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक पर्सन द्वारा ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, निरंकुश शासन करने वाले को। ठीक है, आगे चलिए। क्रेसी वाला हम आपको बताए भी थे कि क्रेसी जिसमें लग जाता है, रूल करने से रिलेटेड होता है, और इसको तो आप रट के जो है घोल बना के पी लीजिए। ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑलिगोक्रेसी, जितनी एरिस्टोक्रेसी, जो जो क्रेसी हो, वो उसको आप क्रेसी को मतलब लिख के सब उसको खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी क्रेसी हम आपको बताए हैं, इन्हीं में से एक क्रेसी फिर से आएगा, गारंटेड बता रहे हैं आपको, फिर से आएगा। केवल 7 to 8 मीनिंग है ऐसी जिसमें से एक आएगा, अभी से हम बता दे रहे हैं। बाद में ये मत कहना कि सर जी ये वाला आया है, मैं बता रहा हूँ कि इसी में से आएगा एक ठो, क्योंकि इतना दिन से हम लोग भी देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं क्रेसी वाले, तो पक्का इस साल भी रिपीट करेगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग बना लीजिएगा, ई कर लीजिएगा, कि ऐसी जो है रेमेडी, ऐसा उपचार, ऐसी चीज जो सभी चीजों के लिए काम करे। विश्व में जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब के लिए एक दवा, एक चीज, उसको कहते हैं पैनीसिया, रामबाण। आप सुनते होंगे, कभी कभी आते हैं जो है एडवर्टाइज करने वाले, ये लीजिए, ये इसका रामबाण इलाज है, मतलब ये जो इलाज है वो कंप्लीट है, इसके अलावा आपको कोई इलाज की, किसी भी प्रकार के आपके बॉडी की इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको पैनीसिया कहते हैं बच्चों। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड पैनीसिया। ओके, हियर वी गो। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन वाइडली नोन फॉर हिज एविल डीड्स, ये नोटोरियस यहाँ पे जो है लिख दिया गया है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब पढ़िए। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर हिज एविल डीड्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लोगों के बीच में जाना जाता हो। किस लिए जाना जाता हो? अपने बुरे कामों की वजह से, एविल डीड की वजह से। ऐसा पर्सन को हम लोग कुख्यात कहते हैं। कुख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? कुख्यात। जो प्रसिद्ध तो है, ठीक है, देखो, एक होता है प्रख्यात, एक होता है प्रख्यात, एक होता है कुख्यात।
जो अच्छे चीजों के लिए प्रसिद्ध होगा, अच्छे कर्म करके प्रख्यात, जो बुरे कर्म करके प्रसिद्ध है वो कुख्यात, दैट इज नोटोरियस। क्या कहते हैं? नोटोरियस। ठीक है, अ पर्सन वाइडली नोन फॉर हिज एविल डीड्स, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब कि व्यक्ति हो जिसको हरा पाना मुश्किल हो, असंभव हो, इनकैपेबल हो, कैपेसिटी के बाहर से हो, तो इनविंसिबल। इनविंसिबल ये भगवान के लिए यूज की जाने वाली चीज है बच्चों। ऐसा कोई मना ही नहीं है जिसको आप हरा ना सको, या जिसको कोई कोई ना कोई तो हरा देगा किसी न किसी को। तो ये सिर्फ ईश्वर है, गॉड है, भगवान है। ठीक है, हमारे हनुमान जी हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो गॉड को क्या है? गॉड को हराना इम्पॉसिबल है। जितने भी ईश्वर होते हैं उनको हराना क्या है? इम्पॉसिबल। तो उसको कहते हैं इनविंसिबल। क्या कहते हैं? इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, इनविंसिबल। ठीक है, अपराजेय। क्या कहते हैं? अपराजेय। अपराजेय, जिसको पराजित ना किया जा सके, अपराजेय। ठीक है, आगे आइए। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज कैटलॉग। किताबों की सूची। ठीक है, किताबों की सूची, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। जो किताब होती है उनकी जो लिस्ट होती है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग। किताबों की सूची। ठीक है, कैटलॉग मतलब सूची, किताब सूची। ठीक है, किताब सूची। ये समझ में आया आपको कि अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग की स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहा है विच कैन नॉट बी रीच्ड। जो अपने पहुंच से बाहर की चीजें हों, जो पहुंच से बाहर की चीजें हों, उसको इनएक्सेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनएक्सेसिबल। जो अपने एक्सेस से बाहर की चीजें हों उनको हम इनएक्सेसिबल कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, INACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब होता है विच कैन नॉट बी रीच, जहां आप पहुंच ना सको या जो आपके पहुंच से बाहर हो। देखिए, अ कावर्ड, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, कावर्ड नहीं लिखा है, क्राउड लिखा है। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, जो सुनने वाले हैं, ठीक है, उनकी जो भीड़ होती है। कोई आप पोडियम पे या कहीं से कुछ बोलते हो, तो जो सुनने वालों की भीड़ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम सबको पता है, उन्हें ऑडियंस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं, श्रोतागण। क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं, श्रोतागण। ठीक है, श्रोतागण। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स इज कॉल्ड ऑडियंस, श्रोतागण। 10 नंबर देखिए, लीगल एंड ऑफ मैरिज। ठीक है, किसी विवाह का कानूनी, कानून द्वारा समाप्ति। ठीक है, कि लीगल तरीके से कोई विवाह समाप्त किया जाए तो उसे तलाक कहते हैं बेटा। तलाक के थ्रू ही कोई विवाह लीगल तरीके से समाप्त हो सकता है। बाकी ऐसे ही कर दोगे कि चलो खत्म कहानी शादी की, तो खत्म करने से खत्म नहीं हो जाता है। जाके पेपर साइन वाइन करना होगा कोर्ट में, तो उसको आपको डाइवोर्स देना होगा। दैट इज कॉल्ड लीगल एंड ऑफ मैरिज इज कॉल्ड डाइवोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 लेते हैं। ये कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी रीड। ऐसी चीजें जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय हो, इलिजिबल हो। कैसी चीजें हो? अपठनीय या इलिजिबल। देखिएगा, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जो है मार दोगे गलत उत्तर इसका। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज आप पढ़ ना सको, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ी ना जा सके, उसे हम इलिजिबल, ILLEGIBL, इलिजिबल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम ग्रीडी कहते हैं, लालची कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, स्वयं के लिए सोचने वाला, या इगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, घमंडी कहते हैं। ऐसे लोगों को हम इसी नाम से जो है जानते हैं समाज में, कि सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ।
ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, ऐसे बहुत हैं। ठीक है, आपके आस-पास में बहुत हैं। बहुत ही कम ही लोग होते हैं बच्चा, जो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कि जिससे दूसरे की भी भलाई हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वन हू स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है, स्पोक्स पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बिहाफ पे, दूसरे के जगह पे बोलता है, तो उसे हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, स्पोक्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, प्रवक्ता तो नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बीजेपी और ये कांग्रेस है, तो इन्होंने एक व्यक्ति को बैठा रखा होता है कि आप जितने भी न्यूज़ चैनल आएँगे, जितने भी कहानी क्या-क्या आएगा, सब आएगा हर चैनल पे, या कहीं कोई भाषण होगा, कुछ होगा। अगर आपको जो है हमारे पार्टी को अगर बुलाया जाता है, तो आप जो है हमारे पार्टी की तरफ से वहाँ पे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे आप जाके क्या करिएगा, हमारी बातों को आप रखिएगा, हमारे पक्ष को रखिएगा। तो उन लोगों को हम लोग स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, ये आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, ऐसे ना हम लोग बोलते हैं। तो वही है, वन हु स्पीक्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इज कॉल्ड स्पोक्स पर्सन। ठीक है, देखिए दूसरे की जगह पे बोलने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्थामस चाइल्ड, पोस्थामस चाइल्ड। देखो, ऐसा बच्चा जो अपने पापा के मौत मृत्यु हो जाए उसके बाद पैदा हुआ हो, तो ऐसे चाइल्ड को पोस्थामस चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। बच्चों कैसा बच्चा कहते हैं? पोस्थामस चाइल्ड, मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, POSTHUMOUS। ठीक है, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्थामस चाइल्ड, मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल्स एल्सवेयर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपना कंट्री छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके रहना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को वो अपना कंट्री छोड़ के एग्जिट करेगा, एग्जिट करेगा। और एग्जिट से ई से बना एमिग्रांट, तो हमको यहाँ पे उत्तर क्या मानना है? एमिग्रांट। ठीक है, एग्जिट करेगा, ई से बना इमिग्रांट, अपना कंट्री छोड़ के जा रहा है बाहर कहीं। ठीक है, वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसा पर्सन जो स्वयं में ही मस्त रहे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, वो पर्सन रेक्लूस होता है। ठीक है, साधु संत जैसा जीवन जो जीते हैं, तो ऐसा पर्सन क्या होता है? रिक्लूस पर्सनालिटी का होता है। रिक्लूस कहते हैं उसको, पर्सनालिटी क्या है? रिक्लूस कहते हैं। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, ऐसा पर्सन रिक्लूस बोला जाता है बच्चों। देखिएगा, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जो है प्रसन्न करना आसान ना हो, डिमांडिंग नेचर का व्यक्ति होगा। कोई डिमांडिंग होता है कि उसको ये नहीं पसंद, वो पसंद, वो नहीं पसंद, वो पसंद, दुनिया भर के। जैसे होते हैं कुछ लोग, वो भी कपड़ा लेने जाएंगे दुकान पे तो 1000 कपड़े ढूंढ डालेंगे, उसमें एक भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ड टू प्लीज जो होते हैं उनको डिमांडिंग कहते हैं। कैसा व्यक्ति कहते हैं? डिमांडिंग कहते हैं। देखिएगा 18 नंबर, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where all the voters of a country vote to elect the government। देखो कि एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे कंट्री में, देश में जितने भी वोटर हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है जो सिस्टम होता है, वोट डाल के अपने सरकार चुनते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग ये कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, चुनाव तंत्र। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव तंत्र। चुनाव ना होता है जी, तो वही है चुनाव तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिएगा, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री के बारे में लिखता हो, ठीक है, या स्टडी करता हो, हिस्ट्री की स्टडी करता हो, पढ़ता हो, लिखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, इतिहासवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासवेत्ता, हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्ट्री लिखने या पढ़ेगा तो हिस्टोरियन होगा। देखिएगा,
right to stop Allah, right to stop Allah from being passed or a decision from being taken। देखो, राइट का मतलब यहाँ पे बच्चों अधिकार होता है, ठीक है, एक ऐसा अधिकार जो क्या करे कि जो किसी कानून को पास होने से, कोई बिल पास हो रहा है संसद में, ऐसा अधिकार हो जो आपको रोके कि नहीं हम नहीं पास होने देंगे, ऐसा अधिकार हो आपके पास, या फिर ऐसा अधिकार हो कि कोई निर्णय लिया जा रहा हो और आपको अधिकार हो कि हम जो है इस निर्णय को नहीं लेने देंगे, तो ऐसे अधिकार को हम वीटो कहते हैं, ऐसे राइट को हम वीटो कहते हैं। आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा, जिसमें 5 कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर, ठीक है, तो परमानेंट मेंबर में से रसिया है, ठीक है, चाइना है और यूएसए है, ठीक है, तो ऐसे कंट्री जो है वहाँ परमानेंट मेंबर, फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया और चाइना ने जो है वीटो कर दिया कि ना ना हम कोई प्रस्ताव नहीं पसंद है, ये बिल नहीं पास होने देंगे, ये डिसीजन हम नहीं, तो वीटो पावर कहते हैं ना, वहां पे वीटो पावर दी होती है इन 5 कंट्रीज को। जो परमानेंट मेंबर होते हैं, जो नॉन परमानेंट होते हैं उनके पास नहीं होती वीटो पावर। 10 और है ना नॉन परमानेंट वाले। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी सीन थोरो, ऐसा चीज जिसके आर पार न देखा जा सके, दैट इज कॉल्ड ओपेक, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ऐसा चीज जिसके आर पार हम न देख सकें तो उसको हम अपारदर्शी या ओपेक कहते हैं बच्चा। दैट विच कैन नॉट बी सीन थोरो, ओपेक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों थोड़ा मैनेज करिएगा, गला थोड़ा बैठ गया है, इसलिए जो है आवाज कुछ कटे फटे या कुछ हो, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि ये आपके जो है बड़े ही मुश्किल से ये पेपर पूरे इकट्ठे करने पड़ते हैं और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ऐसा ध्यान रखना होता है, उसके बाद ये मैटर तैयार किया जाता है। तो अगर बोलने में थोड़ा बहुत रहे तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, पक्का से पक्का आपका ये इडियम फ्रेज हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा यहीं से, हमको पता है कि यहीं से आएगा, क्योंकि इतना बहुत है। आपके 12th लेवल में अगर 100 भी जोड़ोगे कि 100 इडियम कर लिया, 100 वन वर्ड कर लिया, 100 जो है होमोफोन्स हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, तो मिला के कहीं ना कहीं 500-700-800 मीनिंग तैयार हो जाती है। और इन्हीं 700-800 मीनिंग में से उसको 10-5 मीनिंग देना होता है, वो इन्हीं में से देता है, अलग से नहीं देता है। वो आपको 10,000 मीनिंग नहीं तैयार कराएगा कि आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है आगे जाके, तो वहां पे तो भले आप तैयार करें, यहाँ पे तो आपको 10,000 मीनिंग नहीं तैयार कराने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं सब मीनिंग्स में आएगा, क्योंकि और सब्जेक्ट होता है, प्रोज होता है, पोएट्री होता है, ठीक है, फ्लेमिंगो चलता है, क्या क्या चलता है आपका, तो सारी चीजें जो है, उसके अलावा मैथ है, ठीक है, साइंस है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, 21 हो गया है, 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, ऐसा चीज जो डिवाइड जो है ना हो सके, जो किसी भी प्रकार से अलग ना हो सके, तो उसको हम इनडिविजिबल कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं, या अभिन्न कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं बच्चों। अविभाज्य या अभिन्न, इंटीग्रल एंड इंडिविजुअल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है, सोचना भी मत कि छीन लोगे, मार मार के क्या बना देंगे, भूसा बना देंगे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है। इंडिविजिबल, ठीक है, सेम चीज होती है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही जो है दिमाग का, एक ही प्रकार का सबका दिमाग या सबका सोच हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूनैनिमस कहते हैं बच्चों। एक जैसी सोच रखने वालों को यूनैनिमस कहते हैं, ठीक है। मान लो 10 लोग हो, 10 लोग ने प्लान बनाया कि चलो शिमला घूमने चलते हैं, सब ने 10 ने एक ही शिमला पे हाँ बोल दिया, शिमला चलेंगे कि मनाली चलेंगे, तो 10 के 10 हाथ उठ गए शिमला के लिए, तो यूनैनिमस जो है थिंकिंग हो गई, एक ही प्रकार का माइंड और ओपिनियन हो गया, तो ऐसे लोगों को यूनैनिमस कहते हैं। देखिए आगे देखिए, एक मतता, ठीक है, हिंदी इसका क्या होगा, एक मतता, एक एक मत्य, एक मत्य ऐसे बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे 24 देखो, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुत सारी भाषाएं उसको आती हो, तो उसको हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं, भाषाविद कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, भाषाविद। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, दैट इज कॉल्ड भाषाविद, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट, क्या, लिंग्विस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
रूलर हु हैज ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा जो है शासक जिसके पास पूरा अथॉरिटी हो, कंप्लीट जो है पावर हो, कंप्लीट जो है अथॉरिटी या पावर हो, तो उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं बच्चों, तानाशाह। सबसे बड़ा तानाशाह इतिहास का कौन हुआ है? हिटलर हुआ है। ठीक है, हिटलर को हम लोग तानाशाह में जाते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा तानाशाह हुआ करता था। ऐसा नहीं है, उससे बड़े बड़े भी तानाशाह हुए हैं, लेकिन हिटलर जो है पॉपुलर ज्यादा है हम लोग के बीच में, हम लोग जो है उसके बारे में पढ़े हुए हैं, उसके बारे में सुने ज्यादा हैं। तो ऐसे ही टाइप के तानाशाह होते हैं कि रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कंप्लीट कंट्रोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा व्यक्ति या ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा लोग या ऐसा कुछ भी जो ऑल पावरफुल हो, कंप्लीट पावरफुल, उससे ज्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड अलमाइटी। ठीक है, अलमाइटी, अरे भगवान है, भगवान से ऊपर पावरफुल कुछ नहीं होता है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। हम लोग गॉड के बारे में अलमाइटी वर्ड का यूज करते हैं ना भगवान के लिए। वन हु इज ऑल पावरफुल इज अलमाइटी, वन हु इज ऑल पावरफुल इज अलमाइटी। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट। ठीक है, जिसके पास सब कुछ हो, जो ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट भी हो सकता है इसका, ओमनीपोटेंट एक मीनिंग होती है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अलमाइटी आपके पेपर में बार बार आया है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा माइंड में या लिख लीजिएगा, ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट आर अलमाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। बेटा देखो, जैसे ये दो प्रकार का होता है, कोई व्यक्ति है अपनी जीवन कथा कि उसके जीवन में पास्ट टाइम में क्या हुआ है अपने से लिखता है, तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब स्वयं की, और कोई व्यक्ति है दूसरे की जो है बायोग्राफी लिख रहा है, दूसरे के जीवन की इतिहास लिख रहा है, तो उसको कहेंगे बायोग्राफी। क्या कहेंगे? बायोग्राफी। दूसरे की कहानी लिखना, यहाँ लिख लो, दूसरे की कहानी लिखना, ये है बच्चों बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी। और अपनी स्वयं की कहानी लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्यार करता हो, प्रेम करता हो, तो ऐसा व्यक्ति देशभक्त होता है, पैट्रियट होता है। क्या होता है? देशभक्त या पैट्रियट होता है। ठीक है, एंटोनिम में हमने इसका विलोम पढ़ा था, ट्रेटर। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति वन हु हैज ग्रेट लव ऑफ हिज कंट्री, दैट इज कॉल्ड पैट्रियट। ठीक है, आगे देखिए, अ डिजीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी डिजीज जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले बच्चों, उसे क्या कहते हैं? महामारी, एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। और पैंडेमिक होता है जो डिजीज हर जगह फैल जाए, वो पैंडेमिक होता है। कोरोना क्या था? एक पैंडेमिक, पैंडेमिक था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हर जगह फैल जाए, कंप्लीट कवरेज कर ले, पैंडेमिक। जो एक लार्ज एरिया में फैल जाए, तो उससे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में होना, कॉन्टेम्पोरेरी कहा जाता है बच्चों। कौन मतलब होता है साथ में, ये वर्ड जो लिखा है CON, इसका मतलब ही होता है साथ में, साथ में। ठीक है, साथ में, देखो इसका मतलब होता है साथ में, एक समय में रहने वाले लोगों को, बिलोंगिंग टू द, एक ही समय में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? कंटेम्पोरेरी, साथ में रहने वाले। ठीक है, उस टाइम में साथ में रहने वाले कॉन्टेम्परेरी बोले जाते हैं। सेम टाइम के जो होते हैं, सेम पीरियड के लोग होते हैं। जैसे आपके दादाजी और दादाजी के दोस्त कंटेम्पोरेरी थे, आपके फादर और उनके फ्रेंड्स कंटेम्पोरेरी थे, आपके चाचा वगैरह। ठीक है, और आप, आपके फ्रेंड्स, आप कंटेम्पोरेरी हो, आपके भाई बहन। ठीक है, एक ही पीरियड में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कह रहा है? 31 क्वेश्चन कह रहा है, अ प्लेस वेयर
डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहां मुर्दा डेड बॉडीज जो होती है वो रखी जाती हैं, उसे मार्चुरी कहते हैं बच्चों। मार्चुरी क्या कहते हैं? मार्चुरी क्या कहते हैं? मार्चुरी या मुर्दा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा घर। ठीक है, तो जहां डेड बॉडीज रखी जाती है उसे मार्चुरी या मुर्दा घर कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसको। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा चीज जो अब जो है यूज में नहीं है, अब उसका कहानी खत्म हो चुका है, उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। ऑब्सोलीट क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट, कि अब ये प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है। अप्रचलित है, अब प्रचलन में नहीं है। प्रचलन मतलब अब ये नहीं चलता है, पहले चलता था। जैसे 25 पैसे अब ऑब्सोलीट हो गया है, 50 पैसे अब ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना 500 का नोट ऑब्सोलीट हो गया है, कभी प्रचलन में था, अभी क्या हो गया है? ऑब्सोलीट हो गया है। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स होती है उसको उड़ाने की जो विज्ञान होती है, जो कला होता है, दैट इज कॉल्ड एरोनॉटिक्स। ये सब्जेक्ट क्या होता है? एरोनॉटिक्स कहते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज कॉल्ड एरोनॉटिक्स। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसको हम विडोवर कहते हैं बच्चों। विडो मतलब विधवा होता है, जिसका पति मर चुका हो, और जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विडोवर कहते हैं, विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं बच्चों। ठीक है, वन अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वन हुज वाइफ इज डेड ऐसे करके भी आ जाएगा, तो विडोवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ऐसा चीज जो लॉ के विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत काम करे, उसके विरुद्ध काम करे। ठीक है, इसका मतलब विरुद्ध होता है, विरुद्ध या विपरीत काम करे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक, जो चीज लॉ के विपरीत काम करे, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। देखिए लास्ट देखिए, अ डिजीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, ऐसी डिजीज जो है छूने से फैलती है, तो उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ऐसा आपके पेपर में दिया हुआ है, एग्जाम में पेपर में आया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया है कॉन्टेजुअस, क्योंकि ये भी आ जाएगा जो छूने से फैलती हो। ठीक है, तो कंटेजुअस भी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। तो ये चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं, इसलिए इसको भी ले लिया इस मीनिंग को। चलिए यहाँ पे एंड होता है आपका 36 ये, और इतने ही करीब मीनिंग उसमें थी, इससे ज्यादा ही थी, तो आप इन दोनों वीडियो को मर्ज करके पा जाएंगे, और इसको कंप्लीट आप जो इसको याद कर लीजिएगा 2 बार देख के, और इस पे एकदम पूरी कमांड अपनी कर लीजिएगा। मैं श्योर हूँ कि 100% यहीं से आएगा बच्चों, 100% यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका जितने मीनिंग्स में जितने बताए जा रहे हैं, जो भी 10 12 15 नंबर होते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के आपके अभी 2 ठो और बचे हैं मीनिंग्स में, होमोफोन्स बचा है, और वोकैब से रिलेटेड जो एरर आता है वो बचा हुआ है, और उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कोशिश करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए कंप्लीट 1 शॉट में, और वैसे ही सिंथेसिस करना है। उसके बाद राइटिंग लेटर वगैरह ऐसे वगैरह जो आता है आपका, उसके बाहर फिर ग्रामर एंड हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग वाला सेक्शन ही अलग है, ग्रामर वाले सेक्शन में बस 2 3 चीजें बची हुई हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका होमोफोन्स और वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम, बस हो गया। चलिए बच्चे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इसको कंप्लीट करिएगा अच्छे से। कोशिश करिएगा कि इसको 2 बार देखें, जिससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग जो है अभी तक ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, और थोड़ा सा मीनिंग का सेक्शन बचा हुआ है। आज हमने एक मीनिंग का सेक्शन लिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, और 3 क्वेश्चन अगर आपके 6 मार्क से लगभग, या फिर 3 मार्क से लेकर 6 मार्क के बीच में होते हैं, और ये मार्क्स हमको फ्री के होते हैं बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना होता, वही रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। और करीब आज 100 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले 5 7 सालों में आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे।
और इससे एकदम एक बात क्लियर है कि जो आपके एग्जाम में 2026 में बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है वो इन्हीं जो है 100 में से आएंगे। अगर एक्स्ट्रा जाता भी है तो बच्चों वही एक्स्ट्रा जाएगा जो हम पेपर में कराएंगे। अगर कुछ भी हमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहिए आप लोग को, तो सारा जब प्रैक्टिस हम कराएंगे, पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, उस समय आपको वो सब सारे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द, कई शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो कई शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में भी तो आप पढ़ते हो ये चीजें कि बहुत सारा बड़ा सा दिया रहता है। जैसे दिया रहता है कि जो है आ, कुछ भी देगा। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है पेपर का कि जो एक हस्बैंड होता है और ये वाइफ जब डिवोर्स लेते हैं तो उन जो है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को कुछ पैसे दिए जाते हैं उसके जीवन यापन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है जीविकोपार्जन के लिए जो दिया जाता है उसको एलोमनी कहते हैं। तो ऐसे करके मतलब देखिए कितना बड़ा वर्ड है कि पति को पत्नी के लिए दिया जाने वाला जीविकोपार्जन के लिए जो मनी है उसको क्या कहते हैं? तो एलोमनी कहते हैं। तो बच्चों ऐसे करके आता है, कितना बड़ा दिखा रहेगा, आपको छोटा करके उसको बताना होगा, एक वर्ड में बताना होगा। चलिए हम आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो है जितने आए हुए हैं वो सारे कराने की कोशिश करेंगे आज। तो यहाँ से जो है हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। आप टेंशन ना लीजिएगा, आपको इसकी पूरी पीपीटी अच्छे से हैंड रिटेन या तो फिर जो है टाइपिंग फॉर्म में आपको दे दी जाएगी। आप यहाँ केवल समझने का प्रयास करिए, जो हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। यही उठा के जो है हम डलवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है अलाउंस ए ये वही क्वेश्चन जो हमने अभी हमने आपको बताया कि जो है, हाँ सही बना लीजिए, कि एक जो है पति को, एक हस्बैंड जब अपने वाइफ को डिवोर्स लेता है, सेपरेशन मतलब अलगाव की स्थिति में, जब वो उससे गुजारा भत्ता कुछ देता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कहते हैं ALIMONY। ये इस साल बोर्ड का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये 2024 या 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। सेट नंबर ये करके था कोई, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ऐसे करके आता है। तो आपको इसको मेमोराइज करना होगा बच्चों। आप समझ लेंगे तो ठीक है कि जो अलाउंस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। आप समझ लीजिएगा, मनी है ना, मनी, मनी से बना लीजिएगा। यार जब हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेंगे तो मनी ना देगा हस्बैंड उसको गुजारे भत्ते के लिए, तो मनी से क्या बन जाएगा? एली मनी। अच्छा, इसके ऑप्शन में चार ऑप्शन और हैं बच्चों। जैसे ये ऑप्शन सही था, इसके अलावा इसमें चार ऑप्शन और थे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो समझते चलिए। जैसे लिखा है मैट्रिमोनी, ये लिखा हुआ है मैट्रिमोनी, एक ऑप्शन ये है। और एक ऑप्शन है पैट्रिमोनी, और एक ऑप्शन है आपका कालमनी, कलामनी या कलमनी जो भी आप पढ़ो, CO, कॉलमनी कहते हैं, कॉलम, कॉलनी। देखो अब ये इसमें होता क्या है, कॉलमी क्या होता है, मैट्रिमनी क्या होता है, पैट्रिमनी क्या होता है, एलिमनी तो हमने आपको बता दिया कि एलिमनी इसे कहते हैं। मैट्रिमनी होता है बच्चों वैवाहिक, इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है विवाह से संबंधित
वैवाहिक, विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित, मैट्रिमनी। ये देखिए इसका मतलब होता है कॉलमी। इसको हम कॉलमी पढ़ सकते हैं, कॉलमनी ना कह के कॉलमी पढ़ सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है बेटा चुगली करना। जैसे आप चुगली उगली कोई करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है चुगली करना, चुगली करना। इसका ये मीनिंग निकलता है हिंदी में। अब मैट्रिमोनी का क्या अर्थ निकलता है? वैवाहिक, रिलेटेड टू मैरिज। आज मेरा गला खराब है, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप एडजस्ट करिएगा। थोड़ा सा आप जो है एक दिन एडजस्ट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कल तक गला ठीक हो जाए। पैट्रिमनी, पैट्रिमनी क्या होता है बच्चा? जो जो पापा से आपको विरासत मिलती है, जो अपने पिता से विरासत मिलती है, कोई चीज मिलती है। जैसे विरासत मतलब बहुत चीजें होती हैं, कि विरासत का मतलब होता है कोई पुरानी धन संपदा या कोई ऐसी चीज जो आप जो है, कोई कल्चर भी हो सकता है, तो उसको हम जो है विरासत कहते हैं। विरासत का आपको समझ में आता होगा, विरासत आप बोलते होगे घर वगैरह पे। तो पैट्रिमनी का मतलब विरासत होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब इस पे जो है हम नेक्स्ट पेज लेंगे, दूसरा पेज जो अपना है। चलिए दूसरा मीनिंग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट run by the representatives of the people. Government by the representatives of the people of the people is ठीक है। चलिए इसमें आपके चार ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन क्या है? एक तो है ब्यूरोक्रेसी, बी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एनार्की, ANARCHY, एनार्की। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप जो है इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव। जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ऐसे लोग जो हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाने वाली जो है सरकार जो होती है, ठीक है, जो ऐसी सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट के, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकरशाही, नौकरशाही। ठीक है, देखिए ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, BUREAUCRACY। ये स्पेलिंग बहुत मस्त है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बच्चों आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बच्चा तानाशाह टाइप कोई जो व्यक्ति होता है, तानाशाह जहाँ होता है, तानाशाही जहाँ होता है, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, तानाशाही। उसके बाद डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र जो कि अपना भारत है, तो ऐसे जो है इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। एनार्की, जहां अराजकशाही वाला चीजें हो, अराजक तंत्र हो, क्या हो? अराजक तंत्र, अराजक तंत्र। इसका मतलब होता है, मतलब होता है नहीं, राज मतलब कोई राजा या कोई ऐसी गवर्नमेंट संस्था हो ही ना, ऐसा तंत्र अराजक तंत्र होता है, सब अपने मन के मालिक हैं, तो उसको हम एनार्की कहते हैं। अच्छा बच्चों, जहां पे भी आपको ये क्रेसी या आर्की दिख जाए, CRACY क्रेसी, या आर्की ARCHY, ऐसा करके कुछ दिख जाए आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि ये बात हो रही है शासन या प्रशासन चलाने से रिलेटेड। ये बात किससे हो रही है? शासन या प्रशासन चलाने से रिलेटेड होती है। बच्चों जैसे हमारी मदर
जो है हिंदी की कौन है, हिंदी की मदर जो है संस्कृत को माना जाता है। ऐसे इंग्लिश की मदर रोमन और ग्रीक वगैरह हैं। तो ये जो ग्रीक है अपनी, ये ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप इसको कैच कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि ऑटोक्रेसी लिखा है, ब्यूरोक्रेसी लिखा है, या प्लूटोक्रेसी लिखा है, ऑलिगोक्रेसी लिखा है, एरिस्टोक्रेसी लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ शासन प्रशासन चलाने वाली बातें हो रही हैं। जो है अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दूसरी मीनिंग देखते हैं। हमने आपको चारों मीनिंग इसलिए समझा दिए हैं क्योंकि हो सकता है अगली बार ये कुछ नया सा लेके आ जाए, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो, वहां पे आपको समस्याएं ना आए कि आप जो है परेशान हो जाएं कि ये जो है ऑप्शन से वो खेल कर देता है एग्जामिनर। देखिए वही आ गया, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल कार्ड। अच्छा बेटा उसमें गलती हो गया है शायद, पीपल लिखा हुआ था, तो वो पेज जो है हमको ढूंढना पड़ेगा। चलिए अपना पेज नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं फिर से, हम सारे एक जगह लिख के बता दे रहे हैं बच्चों। वो उसमें गलती हो गया, हम उसको सुधार करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। वो गलती उसमें पीपल लिखा हुआ था, हमने पीपल का ध्यान नहीं दिया। हम सारी स्पेलिंग यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं। एक ये होता है, एक ये होता है बच्चों ऑटोक्रेसी, एक होता है डेमोक्रेसी। सारा एक जगह लिख दे रहे हैं, सारा आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हुआ हो, सारी चीजें हैं इसमें। कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एनआरकी भी था उसमें, एनआरकी। ठीक है, ये आपका है, देखिए, देखिए ये है बच्चों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज होती है जो सरकार के चुने हुए जो लोग होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह, वो जो शासन चलाते हैं उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसको हिंदी में एक शब्द में नाम दिया जाता है नौकरशाही। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, सारे क्वेश्चन 2025-24 के हैं। ये ऑटोक्रेसी, इसको तानाशाही कहते हैं बच्चों, तानाशाही। ठीक है, एक व्यक्ति शासन चलाता है इसमें। ये डेमोक्रेसी, इसका मतलब लोकतंत्र होता है बच्चों, जो कि अपना कंट्री है। गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा, अगर उसमें पीपल लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है, अगर वो जो है ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाएंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स उसे कहते हैं जो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। और अगर जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, पीपल के चुने हुए लोग, उनके प्रतिनिधि जो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं बच्चों। तानाशाही, तानाशाही आपको पता है, एक व्यक्ति होता है पूरे कंट्री पे शासन करता है, अपने मर्जी का काम करता है, तो उसे तानाशाह कहते हैं। थियो का मतलब भगवान होता है ग्रीक शब्द में। और अभी हमने बताया क्रेसी अगर कहीं लग जाए तो शासन से रिलेटेड होता है, तो थियोक्रेसी का मतलब हो गया ईश्वर का शासन। जहां जो है ईश्वर का शासन होता है उसे थियोक्रेसी कहते हैं, ईश्वर का शासन। और उसके बाद ये बच्चों होता है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, एनार्की मतलब होता है अराजक तंत्र, अराजकशाही या अराजक तंत्र आप कह सकते हो। जहां पे कोई राजा वाजा कुछ ना हो, वहां पे कोई भी जो है सिस्टम काम ना करता हो, तो उसे एनार्की स्टेट कहते हैं, रोग स्टेट कहते हैं। यहाँ देखिए अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है बच्चों कि जो है जो धनी वर्ग है, वो अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी प्रतिनिधि उपलब्धियां हासिल हैं,
जैसे बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़े पद्म विभूषण विभूषण ऐसे लोग हैं, ऐसे कई लोग मिलके जो शासन चलाते हैं, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसको हम अभिजात वर्ग का शासन कहते हैं बच्चों, अभिजात वर्ग का शासन। ये आपके पेपर में इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है ये दोनों शब्द, इन दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है लगभग, कि जो कुलीन तंत्र है, धनी तंत्र, धनिक तंत्र, धनिक तंत्र, इनके द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है प्लूटोक्रेसी। और ये होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, धनी बुजुर्ग वगैरह होते हैं, ये दोनों का मीनिंग जैसे एक जैसे निकलता है, तो इसका मतलब होता है जो धनिक तंत्र होते हैं। आप यही बताइएगा, धनिक तंत्र के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ओलियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग होता है, एनार्की राजक तंत्र होता है, थियोक्रेसी ईश्वर का होता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो गया, ऑटोक्रेसी तानाशाह हो गया, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही हो गया। तो बच्चों जितने भी क्रेसी वाले हैं, जितने आपके पेपर में आए हैं, हमने सब एक जगह कर दिए हैं। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेमोराइज करने के अलावा आप एक बार देखेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा, इसमें आपको बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये क्रेसी वाला कई बार आया है, तो इसको हमने एक जगह कर दिया, आप इसको परेशान मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए इसको फोर्थ कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a state where all religions are respected and practiced is called a state, a state where all religion, ठीक है, are respected and practiced, are respected and practiced, हो गया, practiced होता है, ये वाला ऐसा लगेगा, इज कॉल्ड। प्रैक्टिस प्रैक्टिस दो तो होता है, एक नाउन होता है, एक जो है आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाउन कब होगा, वर्ब कब होगा। किसी दिन जो है आपको जब बताते रहेंगे तो वहां बता दिया जाएगा, इसका अलग अलग यूज होता है। चलिए आप देखिए यहाँ पे कि एक इसने ऑप्शन दे रखा है अनडेमोक्रेटिक। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके चारों ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत है, आप सीधे उत्तर बता दीजिए। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, अगर हम चारों नहीं बताएंगे तो आपके एग्जाम में इस बार हो सकता है कि वो वाला ऑप्शन जो हर साल देता है ना दे, बाकी के जो 3 है उन्हीं में से उठा के क्वेश्चन बना दे। तो आपको चारों ऑप्शन पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये है बच्चों आपके चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन हैं। इसको समझिए क्या कह रहा है कि अ स्टेट, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश या राज्य जहाँ पे जो सभी धर्म हैं, ऑल रिलीजन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और उनकी जो है आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप उनको मान कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी इज्जत की जाती है और आप उसे जो है लागू भी कर सकते हैं। आप अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उसके आप हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो क्या कहा जाता है ऐसे राज्य या स्टेट को? तो बच्चे उसे सेकुलर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्म से परे, धर्म निरपेक्ष। एक ऐसा जो है देश या एक ऐसा राज्य जहां धर्म से लेन देन ज्यादा विशेष रहता नहीं है, वहां सर्वधर्म समभाव वाला सिस्टम चलता है कि आप किसी भी धर्म को, सबकी इज्जत की जाती है और सबका अपना अपना वैल्यू है, आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो धर्म से परे है थोड़ा, तो धर्मनिरपेक्ष है। थियोक्रेसी हमने आपको बताया, ईश्वर का शासन होता है। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी लग गया, शासन आ गया, ईश्वर का शासन। और आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र मतलब जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा चलाए जाने वाला शासन। और अनडेमोक्रेटिक का मतलब होता है अलोकतंत्र, इसका जो है विपरीत हो गया, जहां लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, वे शासन न चलाएं, तो अलोकतंत्र हो गया। बाकी सेम चीजें हैं।
चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप क्या लेंगे, 5 ले लीजिएगा। चलिए एक ये आपका मीनिंग है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के एग्जाम में। A foreigner, a foreigner who settles, a foreigner who settles, who settles in a country, who settles in a country, country is called, is called, is called। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे, वो चारों ऑप्शन आप लिख लीजिए कि उसे क्या कहते हैं। इमिग्रांट, इमिग्रांट, एमिग्रांट, ये इसका भाई है। और इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के भी पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो आज हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे। एक अपने पास छोटी सी ट्रिक है, आप उसको फॉलो करिएगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा, तो आप बड़े ही आराम से बना ले जाएंगे। विजिटर, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। तो देखिए, अ फॉरेनर, एक विदेशी, ठीक है, एक विदेशी व्यक्ति जो क्या कहते हैं, सेटल्स, जो सेटल होने के लिए आता है एक देश में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चा इमिग्रेंट, इमिग्रेंट कहते हैं। अच्छा सुनिए, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में अंतर क्या होता है? इमिग्रेंट होता है जो बाहर से आता है और अपने देश में सेटल होता है, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं, जो कि ये है। और जो अपने देश से बाहर एग्जिट होता है, जो अपने देश से एग्जिट होगा, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। यही सेम चीज, a person who settles in another country, leaving his own country, अपना देश छोड़कर वो जो है दूसरे देश में सेटल होने के लिए जो जाता है, तो उसे एमिग्रांट कहते हैं बच्चा। एमिग्रांट ये वाला, एग्जिट। अगर भारत में आया, बाहर से आया बच्चों, तो इमिग्रांट, आप ऐसे याद रखिएगा, भारत में आया इमिग्रांट, और भारत से एग्जिट किया, ई यहाँ से देखो ई मिला लेना, इसका भी ई ले लेना, एग्जिट किया तो एमिग्रांट। समझ में आया? आप ये ट्रिक अपनाना कि एग्जिट किया तो ई वाला स्टार्ट होगा, ई से ये एग्जिट, ई से एमिग्रांट। और अंदर आया तो इन से अंदर होता है बच्चों, आई एन, इन से अंदर होता है, और इन से इमिग्रांट होता है। ये बाहर से अंदर आया है तो इमिग्रांट होगा, एग्जिट करता है तो इमिग्रांट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एलियन का मतलब होता है विदेशी, एलियन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी या जिसको आप ना जाने पहचाने, एलियन तो कोई भी चीज होती है जिसको आप जानते नहीं है, जो भी बाहर की होती है वो एलियन होती है। विजिटर मतलब होता है कि जो विजिट करने आया हुआ है, कोई चीज देखने आते हैं लोग, तो उसे विजिटर कहते हैं। देखने के लिए कोई चीज अगर कोई बाहर से आया हुआ है, तो विजिटर तो कोई भी हो सकता है, कहते हैं विजिट करने वाले हैं, विजिटर हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप इस्तेमाल करते रहते हैं इस शब्द को, तो ये शब्दावली आपके यूज में आती रहती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव, बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड हमेशा जी बड़े से रहेगा, चाहे बीच में रहे या छोटे कहीं भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस कार्ड ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में रहे सेंटेंस के या लास्ट में रहे, कहीं भी अगर गॉड लिखा है तो जी बड़े से रहेगा। इसको आप ग्रामेटिकली रख के थ्रू रख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ही आपके काम में आएगा। इसके जो 4 ऑप्शन है बच्चों, वो देखिए, 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं। थीस्ट, THEIST, थीस्ट, डिवोटी, डिवोटी, तीसरा ऑप्शन है वर्शिपर, WORSHIPER, वर्शिपर, और चौथा ऑप्शन है आपका अथीस्ट,
ATHEIST, अथिस्ट। तो बच्चों अगर आपको तुक्का लगाना है, एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिएगा वही सा दो ऑप्शन ऐसा देगा कि जो बिल्कुल लगेगा कि हाँ यही आंसर हो सकता है, बाकी के दो कट जाएंगे। जैसे देखिए ये थीस्ट और ये अथीस्ट, ये दोनों बिल्कुल इससे लग रहा है इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर हमने तुक्का मारना होगा तो ये दो तो पहले ही कट जाएंगे, नहीं दो में से एक होगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अभी पढ़ लेना है, तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में। देखिए कोई भी चीज बच्चा, कोई भी चीज अभी हमने आपको बताया, कोई भी वर्ड है अगर उसमें THEOS, थियोस, THEIS ऐसा कुछ लगा है, THES ऐसे करके वर्ड आ रहे हैं, ये चार शब्द स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं भी आ रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ग्रीक शब्द में भगवान होता है, ये ग्रीक वर्ड में है, और इंग्लिश में इसका मतलब गॉड है, और हिंदी में इसका मतलब भगवान है। तो आप देखिएगा अगर थीस्ट लिखा है तो इसका मतलब भगवान की बात हो रही है, अथीस्ट मतलब ये भी भगवान की ही बात हो रही है। और क्वेश्चन हम देखेंगे, वन हु डज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव, भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है भगवान के एग्जिस्टेंस में, कि भगवान है कि नहीं है हमको नहीं मतलब है, हम नहीं मानते कि भगवान होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है। तो आप चारों की मीनिंग बनाइएगा। देखिए थीस्ट मतलब होता है कि भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति, भगवान को मानने वाला व्यक्ति, ये थीस्ट हो गया बच्चों। डिवोटी का मतलब होता है भक्त, डिवोटी का मतलब क्या होता है, भक्त होता है। वर्शिपर का मतलब होता है पूजा करने वाला, पूजा करने वाला, करने वाला। और अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक। ऐसे ही जो भगवान को मानता है बच्चों, उसे हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। जो हम लिखे हैं भगवान को मानने वाला, अगर हिंदी में ऐसा आ जाए कि आप कई शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए और लिखा रहे भगवान को मानने वाला व्यक्ति, तो हम इसे वन वर्ड के तहत लिख देते हैं आस्तिक। तो वही चीजें हैं, ऐसे ही ये भी हो रहा है, वन वर्ड ही तो है ये। देखिएगा नास्तिक मतलब होता है जो भगवान को ना माने, जो भगवान को न माने वो व्यक्ति नास्तिक होता है। बच्चों मैंने बताया थीस्ट का मतलब भगवान होता है, और ए का मतलब ग्रीक शब्द में नो होता है। अगर किसी भी चीज में इंग्लिश में शुरू में ए आ गया है, ऐसे मीनिंग से जोड़ के, जो दो शब्दों के मेल से बना है, और उसमें ए लग गया है, तो समझ लीजिए वो नो का जो है, नो की तरफ इशारा कर रहा है, नहीं की तरफ वो इशारा कर रहा है। ये हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। अब आप इसको आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वो 2023 का क्वेश्चन था, ये भी 2023 का है। ये देखिए वही चीजें आ गया, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो प्लूटोक्रेसी चलाते हैं बेटा। अभी हमने बताया आपको प्लूटोक्रेसी, वहां पे बता दिए हैं। हमने आपको बताया कि बहुत बार रिपीट करते हैं सब क्वेश्चन, बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इनके रिपीटेशन से आप मत चाहिएगा, बार बार वही आएगा तो उसको हम नहीं बताने वाले बार बार, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा पर्सन बेटा जो हमेशा अपने बारे में ही सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचे, तो उसको क्या कहते हैं। इसमें जो चार ऑप्शन हैं उसको इगोइस्ट कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन होंगे, वो चारों ऑप्शन हम आपको लिखा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको वही आ जाए जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं 2026 में यही दे दे उठा के। लेकिन ये रिपीट करता है, उठाता नहीं है। जो एक क्वेश्चन पहली बात तो ये रिपीट करेगा, अगर ये उठाएगा तो वही क्वेश्चन उठाता है बच्चा, ये जो चार ऑप्शन होते हैं इन्हीं में से एक उठा लेता है। और एक ऑप्शन है आपका जो इसका राइट आंसर है, वो होता है ईगोइस्ट। देखो बच्चों, ईगो का मतलब क्या होता है, जो अपने बारे में पर्सन सोचता है, कहते नहीं अहम भरा हुआ है, ईगो, अहम कहते हैं। तो ऐसा सेल्फिश पर्सन को ईगोइस्ट हम लोग कहते हैं।
जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है बच्चों नाटककार, नाटककार। ड्रामा का मतलब होता है नाटक, कहते हैं ना ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो ड्रामाटिस्ट नाटककार। लिरिसिस्ट, लिरिक्स जो बनाते हैं, लिरिक्स जो गाने वगैरह के आप लोग लिरिक्स सुनते हो, तो लिरिक्स मतलब गाने, गाने से बनाने से रिलेटेड है तो वो गीतकार होगा। लिरिसिस्ट क्या होता है? गीतकार होता है। ड्रगिस्ट होता है बच्चों, जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं, तो उनको हम लोग फार्मासिस्ट और क्या क्या बोलते हैं। उसके अलावा हम उनको ड्रगिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्रग का मतलब दवाई होता है बच्चों। ड्रग का मतलब क्या होता है? दवाइयों से रिलेटेड होता है। DRUG, ड्रग मतलब मेडिसिन होता है। और ड्रगिस्ट जो होगा वो मेडिसिन को बेचने वाले को ड्रगिस्ट हम लोग कहते हैं। दवाइयों के विक्रेता को यहाँ लिख दे रहे हैं, दवाई विक्रेता। ड्रगिस्ट मतलब दवाई विक्रेता। हमने इसको तोड़ के अपने शब्दों में लिख लिया है। अगर जो है इसका कोई अच्छा हिंदी बने तो आप लोग देखिएगा, इसको करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। देखिए, हु सीज वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। ये कह रहा है बच्चा कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीजों के निगेटिव सेंस को देखता हो, डार्क सेंस को देखता हो। जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, आपने देखा होगा। पहले हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के बातों पर। ऑप्टिमिस्ट भी है आपका, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ऑप्शन सी है आपका डार्की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत शब्द है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका कह रहा है होपलेस, होपलेस। चारों के हम लोग मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, जो भी व्यक्ति व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होते हैं आशावादी, एक होते हैं निराशावादी। आशावादी मतलब ऐसे जो चीजों के ब्राइट थिंग को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं 4 घंटे मेहनत करूंगा या मैं इंग्लिश की ये क्लास देख लूंगा, मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं जबरदस्ती देखूंगा, तो हो सकता है मैं 100% पास हो जाऊंगा। ये उनका सिस्टम रहता है कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा, पास कर जाऊंगा, इतने परसेंट मिला। एक होते हैं, अगर मैंने यहाँ से देख लिया और ये सर जी ऐसा बता रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं फंसा तो मैं फेल हो जाऊंगा। और मैं ये इसमें से पक्का नहीं फंसेगा, क्योंकि अगर फंस जाता तो सभी जो है इसका एग्जाम निकाल लेते, सभी बोर्ड पेपर में 99% पा जाते। तो ऐसे सोचने वाले, तो जो सोच रहा है बच्चा कि मैं पढ़ूंगा और मैं 90% गेन करूंगा, वो तो हो गया बच्चा ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति। ऑप्टिमिस्टिक हो गया, उसको आशावादी है वो। ऑप्टिमिस्ट हो गया, आशावादी है। और जो ये सोच रहा है कि इसमें से 1% पता नहीं प्रश्न फंसेगा कि नहीं फंसेगा, वो पेसिमिस्ट हो गया, निराशावादी व्यक्ति हो गया। और ऐसी पर्सनालिटी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है अपने अपने लिए स्वयं। लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, आशावादी, आशावादी। और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो कि किस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा निराशावादी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है डार्की। डार्की बेटा जो काले लोग होते हैं अफ्रीका वगैरह के, उनके उनको डार्की कहते हैं। अफ्रीका वगैरह के काले लोग जो होते हैं या निग्रो वगैरह जो होते हैं, अफ्रीका के लोगों को, काले लोगों को डार्की कहते हैं बच्चा। ये गलत वर्ड है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। होपलेस का मतलब होता है जिसको कोई उम्मीद ना हो, जिसको कोई उम्मीद ना हो, जिसे उम्मीद ना हो, जिसे क्या ना हो, उम्मीद ना हो या आशा ना हो, उम्मीद ना हो। तो ये अलग चीजें हो गई। अगर किसी को किसी चीज से उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब वो अलग चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों सब। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ये भी 2023 का है। डिसलाइक ऑफ
डिसलाइक ऑफ मैरिज, मैरिज, जो मैरिज से नफरत करते हैं उनको क्या कहते हैं? जो मैरिज को पसंद नहीं करते हैं, विवाह से उनको घृणा होती है, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये मत सोचिएगा कि 40 मीनिंग सीख रहे हैं, जो हम आपको अलग से मीनिंग का मीनिंग बता रहे हैं। टोटल आपका 100 तो यही हो गया, 124 के आसपास। उसके अलावा जो हम आपको ये वर्ड सिखा रहे हैं कि इसका मतलब बच्चों ये होता है, क्रेसी का मतलब शासन होता है, का मतलब नहीं होता है, थीस थियोस या थीस का मतलब भगवान से रिलेटेड होता है। इसको आप याद करिएगा, लिख के कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मीनिंग आएंगी, कम से कम ये एक मीनिंग 10 मीनिंग के बराबर आपका काम करेगी। वो कैसे करेगी हम अभी बात करते हैं, उस पे देखिए कैसे करेगी। मोनोगैमी, मिसोगैमी, मिसोगैमी, तीसरा होता है आपका पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, चौथा ऑप्शन है आपका बाईगैमी, बाई ओ बाईगैमी। चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग 4 ऑप्शन हैं, विवाह से नफरत करने वाले की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको 4 मीनिंग का कम से कम 20 मीनिंग करा रहे हैं। सिर्फ इस 4 मीनिंग से 20 मीनिंग निकलेगा, वो देखिएगा कैसे निकलेगा। आप उसको जो है याद कर लीजिएगा, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए। देखिए बच्चों ग्रीक में क्या होता है कि अभी हमने बताया मोनो, मोनो का मतलब होता है बच्चा एक, बाई का मतलब दो होता है, बाई का मतलब दो, ठीक है। पॉली का मतलब बहुत होता है, पॉली का मतलब बहुत होता है या मेनी होता है, पॉली होता है। उसके बाद पैन का मतलब होता है आल, आल मतलब सब, ठीक है। उसके बाद बच्चों गैमी, गैमी का मतलब विवाह होता है, विवाह या विवाह से रिलेटेड, ठीक है। और बच्चों देखिएगा आप एंड्री, एंड्री का मतलब होता है बच्चों पुरुष, पुरुष। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इसको आप रट लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं। ये सब जो है आपके आपका मीनिंग काउंट करने में बड़ा हेल्प करेंगे, मीनिंग को बढ़ाने में। उसके बाद जीनी होता है बच्चों, इसका मतलब होता है औरत, जीनी या गायनी जो भी आप बोल सको, औरत। फिल का मतलब होता है प्रेम, PHIL फिल, फिल का मतलब होता है प्रेम या लव, ठीक है। और एक वर्ड होता है बच्चों इसमें, यहाँ पे लिख लो मिस, MIS, मिस का मतलब होता है हेट या नफरत, ठीक है। हमने इतने शब्द आपको बता दिए हैं, देखिए दो दो चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, 10 शब्द हैं। और 10 3 4 तो यहाँ मिल गए आपसे। ये 10 से बच्चों कम से कम 100 मीनिंग बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, अगर कोई पॉलीगैमी की बात कर रहा है, पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी या कुछ भी फिलोजीनी, फिलोएंड्री, तो ऐसे करके आप बहुत सारी मीनिंग बना सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद रहेंगी तो आप कर ले जाएंगे। और ऐसी मीनिंग आपके बोर्ड में आ रही है, ऐसी मीनिंग्स आपके बोर्ड पेपर में आ रही हैं, कई सारी आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि आगे चल के भी ऐसी मीनिंग आ सकती हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको इसको रट लेना है। देखिए मोनो का मतलब एक होता है, गैमी का मतलब विवाह होता है, तो इसका मतलब ये हो गया एक विवाह वाली बातें हो रही हैं। तो ये विवाह से नफरत वाली तो बात हो नहीं रही है। मिस का मतलब बच्चों नफरत होता है, टू हेट होता है। और गैमी का मतलब विवाह, तो ये सेंस दे रहा है। मिसोगैमी मतलब विवाह से नफरत, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया ना सही से। देखिए अगर वो याद होता तो आपको आंसर निकल के आ जा रहा है। देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत होता है, पॉली का मतलब बहुत होता है। गैमी का विवाह होता है, तो इसका मतलब बहु विवाह से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। बाई का मतलब हमने क्या बताया आपको, दो होता है। गैमी का मतलब विवाह होता है, तो इसका मतलब दो विवाह, दो मतलब जो व्यक्ति दो विवाह किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति दो विवाह या जो औरत दो विवाह किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दूसरा चीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। देखिए अभी हम 2022 में पहुंच जाते हैं कि नहीं, अभी 2023 में ही हैं। वही सेम प्रश्न आ गया है बच्चों, सेम क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी हमने आपको समझाया। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव
इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अरे गॉड, ठीक है। राइटिंग को आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि अभी हमारा इस पे हैबिट नहीं बना हुआ है लिखने का बहुत अच्छा। ये कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि हाथ इधर उधर हो जाता है, हैबिट होती है बच्चों। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट हो गया। ईगोइस्ट, अल्ट्रुइस्ट इसको पढ़ते हैं अल्ट्रुइस्ट। अथीस्ट, एमिग्रांट, अथीस्ट और एमिग्रांट। इसका आंसर तो आप लोग बड़ी जल्दी दे दोगे। आप लोग पलक झपकते इसका आंसर दे चुके होंगे, हमको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के ऊपर भरोसा न करता हो, अर्थात वो नास्तिक होगा। तो अभी हमने बताया कि अगर कहीं पे टी, एच, ई और एस दिख जाए तो इसका मतलब गॉड होता है, और अ का मतलब नो होता है। अ का मतलब नो होता है, मतलब ये अथीस्ट का मतलब भगवान नहीं की बात कर रहा है, मतलब नास्तिक यही होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी देख लेते हैं, इसकी भी हमने बात कर दी है कि जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा वो इगोइस्ट होता है, जो सिर्फ अपना भला देखता है, दूसरों की बातें नहीं करता है। उसके बाद अल्ट्रुइस्ट मतलब बहुत अच्छा होता है, ऐसा सबको बनना चाहिए। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता हो वो अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। और इमिग्रांट में हमने आपको अंतर समझा दिया था। अगर ई आ गया तो एग्जिट, अपने कंट्री से बाहर जाके दूसरे कंट्री में सेटल होगा। ई फॉर एग्जिट तो एमिग्रांट। और अगर इन कर गया, अंदर आया, तो बाहर से आके अपने कंट्री में सेटल होगा, इमिग्रांट हो जाएगा। ये बच्चों क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन रिपीटेड था एक प्रकार से। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। तो जो है इसको आप ध्यान दीजिएगा कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब वो है कि उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। ये भी देखिए हमने आपको पढ़ा दिया है, जो हमने आर्की वगैरह आपको पढ़ाया था, क्रेसी और ये सब। तो इसमें आप एक लिख लीजिएगा, मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र, राजा का शासन बच्चों। इसमें और वर्ड लिख लीजिएगा, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की, तो रानी के लिए क्यूनो आर्की नहीं करते हैं, उसके लिए मैट्रियार्की मतलब रानी का शासन। जो रानी रूल करेगी ना, तो रानी अगर तो उसको मोनार्की ना कह के क्या कहेंगे? मैट्रियार्की। ठीक है। देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अनड्यू फेवर टू, अनड्यू फेवर टू, फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स, प्लेस वंस रिलेटिव्स, रिलेटिव्स इन lucrative post card, in lucrative, lucrative post is card। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कास्टिज्म, कास्टिज्म जातिवाद की बात कर रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद की बात कर रहा है बच्चों। और ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, सेक्युलरिज्म। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। तो हम सबका मीनिंग लिख देते हैं, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ये है धर्मनिरपेक्षवाद, धर्म निरपेक्षवाद, कि किसी भी धर्म से रिलेटेड वो चीजें नहीं होंगी। यानी व्यक्तिवाद, इसका मतलब क्या हो गया?
व्यक्तिवाद, व्यक्तियों को जो है शामिल किया जा रहा है। और इसका मतलब जातिवाद होता है कि अपनी ही जाति वाले को देख के काम किया जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको क्या लिखा है। ये लिखा है कि अनड्यू फेवर टू अ प्लेस, कि किसी जो है स्थान पे जो है या किसी जगह पे क्या किया जाता है कि कोई किसी व्यक्ति का कोई रिलेटिव है और उसी को जो कोई ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लुभावना, अगर कोई लुभावना पोस्ट है, मान लीजिए किसी जो है, ये बहुत होता है बच्चों, इसे नेपोटिज्म कहते हैं, इसका राइट आंसर नेपोटिज्म है। ये होता क्या है आप समझिए, जैसे बड़े बड़े एक्टर वगैरह होते हैं, तो वो एक्टर वगैरह क्या करते हैं, वो हीरो हीरोइन है, तो अब देखिएगा कि उन्हीं के बच्चे हीरो हीरोइन बनते हैं। अगर कोई बहुत बड़े बड़े अफसर हैं या बहुत बड़े मंत्री नेताजी हैं, तो उनके बच्चे भी नेता या मंत्री बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो लोग नेपोटिज्म करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, जातिवाद, सेकुलरिज्म और ये इंडिविजुअलिज्म नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो नेपोटिज्म करते हैं, अपने ही बच्चे को, अपने ही परिवार के लोगों को आगे जो है बढ़ा देते हैं। इसे आप परिवारवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, परिवारवाद, अपने ही परिवार वाले लोगों को वो जो है आगे कर देते हैं। तो यहाँ से जो है ये चीजें होती हैं, ये खासकर आपने बॉलीवुड वगैरह में सुना होगा, बहुत सारी जगह सुना होगा। तो बच्चों आज हमने कम से कम 50 के ऊपर मीनिंग पढ़ ली है, 60 के ऊपर, 60 प्लस मीनिंग हो गई हमारी। और हम जो है अब इसके आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है और ये काफी टाइम ले रहा है, क्योंकि आपकी पीपीटी नहीं तैयार हुई थी। तो चलिए इसको एक क्लास में और करके इसको हम एंड कर देंगे। तो इसके लिए जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कल इसको कंप्लीट कर देंगे और बड़े आराम से हो जाएगा, और इतने से बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाने वाला है। और आप इस वीडियो को एक बार दो बार रिवाइज करोगे, देखोगे, 2 के स्पीड पे देखना, बड़े आराम से कवर हो जाएगा 2 बार देखने के बाद। चलिए बच्चों, थैंक यू।